हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और तो पिछले वीडियो में हमने विरंजक चूर्ण के बारे में बात किया था और बेकिंग सोडा के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धावन सोडा के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और साथ ही बात करेंगे क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा पहला धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो अणुसूत्र है यानी रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 दशमलव या 0.10H2O। ठीक है। अब इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है या इसकी बनाने की जो विधि है उसके बारे में बात करते हैं। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उससे जब प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसका वाष्पन करके जब इसका प्राप्त हो गया, इसका विलयन प्राप्त होता है पहले तो, उसके बाद इसका क्या किया जाता है? वाष्पन किया जाता है। जब इसका वाष्पन करते हैं तो हमें शुद्ध सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखिए ये क्या है? कास्टिक सोडा। ये क्या है? कास्टिक सोडा। जब इसकी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, ठीक है, प्रवाहित करने पर इसमें क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद क्या मिलता है हमें? सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ में जल प्राप्त होता है। अब इसका हम क्या करेंगे? वाष्पन करेंगे। जब इसका वाष्पन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। एक अन्य रसायन यानी एक और रसायन से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। पहले भी आपको बता चुका हूं मैं कि साधारण नमक से ही हम ये उपयोगी पदार्थ जो है दैनिक जीवन में इनका निर्माण करते हैं। तो एक और अन्य रसायन यानी सोडियम क्लोराइड NaCl से हम क्या कर सकते हैं? धावन सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्या है? 2NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसके जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या मिलता है हमें? Na2CO3, जो कि क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है और इसके साथ में हमने अम्ल प्राप्त होता है। क्या है वो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेकिंग सोडा को गर्म करके, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसे जब हम गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हमने क्या किया? गर्म किया, उष्मा के द्वारा गर्म किया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट मिला। ठीक, अब इसका जब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हमने क्रिस्टलीकरण किया इसका तो हमें क्या मिला? धावन सोडा। और धावन सोडा का सूत्र हमने अभी बात किया Na2CO3.10H2, यानी इसके जल अणु होते हैं 10 यानी 10 जल के अणु इसके साथ होते हैं। तो इसके देखिए आप यहाँ पे Na2CO3.10H2 धावन सोडा, जल के 10 अणु इसके साथ में है। दोस्तों बात करते हैं धोने का सोडा के उपयोग। जो धोने का सोडा है यानी धावन सोडा, उसका क्या उपयोग है? पहला उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में भी, साबुन के निर्माण में भी और कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। जब बोरेक्स का निर्माण होता है तभी धावन सोडा का प्रयोग यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला उपयोग है इसका, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। घरों में जब साफ सफाई होता है तब भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है धोने होने के लिए।
जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता होती है, उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, इसे हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं या फिर सोडा एस भी कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। इसमें जो जल के अणु होते हैं उसको त्याग कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। जल के अणुओं का त्याग कर देता है ये, और क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो है CaSO4.1H2O। हाफ जल का अणु होता है इसके साथ, ठीक है। यह है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। छोटे बच्चे के जो खिलौने होते हैं उनके निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावट का जो भी सामान होता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सतह का चिकना, कोई सतह होती है उसका चिकना भी करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में भी किया जाता है। जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और पांव फ्रैक्चर या टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर जो बनता है हमारे पांव में उसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? हड्डी को सही जगह स्थिर कर देता है। दीवारों को चमकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दीवारों पे आप देखे होंगे बहुत से मकानों में सफेदी किया जाता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक बनाने के लिए किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पे जो चौक होता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। दीवारों पे पीओपी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे घरों में छत का जो डिजाइन होता है उसमें बहुत सारे फूल वगैरह बने होते हैं, बहुत सी ऐसी प्रकार की डिजाइनें होती है, वहां पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम पीओपी कहते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। अब ये क्रिस्टलन का जल क्या होता है? दोस्तों पहली बात तो ये जो लवण होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं। अब इसके क्रिस्टलन का जल का मतलब है जब इनके जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं, लवण के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इनसे जब जल के अणु को हटा दिया जाता है तो उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या होता है? किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन कहते हैं, यानी क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कोई भी लवण है जो उसका एक इकाई होता है, एक इकाई जो होता है उसमें जितने निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? जल के निश्चित अणुओं की संख्या। कोई लवण है उसके एक इकाई में जितने जल के अणुओं की संख्या होगी उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। सूक्ष्म दिखने वाले कॉपर सल्फेट जो होता है वो सूक्ष्म दिखता है, उसके क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टलन का जल होता है, ठीक है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो यह जल क्या होता है? हट जाता है, जल हट जाता है और लवण का रंग जो होता है यानी कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? रंग सफेद हो जाता है। और जब क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं, यानी एक बार तो हम जल हटाते हैं तो सफेद रंग का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, यानी उसका रंग सफेद हो जाता है। लेकिन जब उसे दोबारा
जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहली प्रक्रिया में तो क्या होता है, जब जल के अणु जो होते हैं एक इकाई सूत्र में वो हट जाते हैं और लवण का जो रंग होता है वो सफेद हो जाता है। लेकिन जब उसको फिर से हम जल में डालते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला हो जाता है। ये देखिए CuSO4.5H2 ये क्या है, जलीय कॉपर सल्फेट। किस रंग का है, नीले रंग का। अब जब इसे हम क्रिस्टल का जल इसे हटाते हैं, इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अजलीय कॉपर सल्फेट, यानी इसमें जल की एक भी मात्रा नहीं रहती है। और ये किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट जो होता है उसके एक अणु सूत्र इकाई में कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र बताया मैंने आपको, CuSO4.5H2 होता है। इसी प्रकार वॉशिंग सोडा, पीछे जो हमने बात किया था वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जिसे कहते हैं, के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। तो इसके एक अणु सूत्र इकाई में कितने जल के अणु होते हैं, 10 जल के अणु होते हैं। इसी प्रकार जिप्सम में भी क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है उसमें भी क्रिस्टलन का क्या होता है, जल होता है। इसमें क्रिस्टल के कितने, 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O होता है। CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जो होता है, एक इकाई सूत्र में तो 2 अणु होते हैं, लेकिन जब 2 इकाई सूत्र होता है तो वो क्या करता है, एक अणु के साथ साझेदारी करके क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये अध्याय दूसरा जो है चैप्टर 2 वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबा दें तथा ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।